जो अपनी फैमिली के साथ कैरिबियन ओशियन घूमने निकलता है। लेकिन सिर्फ $10 बचाने के चक्कर में वह एक आदमी से ऐसी स्पीड बोट किराए पर ले लेता है जिसमें पहले से ही कई दिक्कतें थीं। उसका प्लान था कि वीकेंड पर अपनी पत्नी और बच्चे के साथ कैरिबियन समंदर की खूबसूरती का मजा लेगा और फिर आराम से वापस लौट आएगा। लेकिन उस वक्त उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि यही एक फैसला कुछ ही देर में उसके परिवार को समंदर के बीच जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ने पर मजबूर कर देगा। फ्लिक मूवीज के एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। कहानी की शुरुआत निक, उसकी पत्नी लिसा और उनके छोटे बेटे एंडी से होती है, जो छुट्टियां मनाने के लिए कैरिबियन ओशियन पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर तीनों मिलकर एक खराब स्पीड बोट किराए पर ले लेते हैं और खुले समंदर में घूमने निकल पड़ते हैं। चारों तरफ सिर्फ नीला पानी, ठंडी हवा और खूबसूरत नजारे होते हैं। तीनों इस पल का खूब मजा ले रहे होते हैं। करीब आधे घंटे तक समंदर में घूमने के बाद लिसा को थोड़ी चिंता होने लगती है। वह निक से कहती है कि अब हम किनारे से काफी दूर आ चुके हैं, इसलिए बेहतर होगा कि अब वापस लौट चलें। लेकिन उनका बेटा एंडी अभी इतनी जल्दी वापस नहीं जाना चाहता था। उसका मन अभी भी समंदर में घूमने का था। दूसरी तरफ निक भी थोड़ा मस्ती करने वाला इंसान था, इसलिए उसने लिसा की बात नहीं मानी और स्पीड बोट को आगे बढ़ाता रहा। कुछ देर बाद वे लोग समंदर के बीच मौजूद एक सुनसान द्वीप के पास पहुंच जाते हैं। वहां का नजारा बहुत सुंदर होता है। चारों तरफ हरियाली, शांत माहौल और साफ पानी देखकर पूरा परिवार काफी खुश हो जाता है। वे आराम से वहां समय बिताते हैं और छुट्टियों का आनंद लेते हैं। लेकिन जब वापस लौटने का समय आता है तो अचानक उनकी स्पीड बोट स्टार्ट ही नहीं होती। निक बार बार इंजन चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन बोट किसी भी हालत में स्टार्ट नहीं होती। आखिरकार वह इंजन खोलकर देखने लगता है। जांच करने पर उसे पता चलता है कि बोट में बहुत घटिया क्वालिटी का इंजन लगा हुआ है। समय बीतते बीतते शाम हो जाती है और देखते ही देखते अंधेरा छा जाता है। लिसा खुद को और निक को दिलासा देते हुए कहती है कि घबराने की जरूरत नहीं है। जब बोट का मालिक देखेगा कि हमने तय समय पर बोट वापस नहीं की तो वह हमें ढूंढने जरूर आएगा। लेकिन निक उसकी बात सुनकर सिर हिला देता है। फिर वह सच बताता है कि सिर्फ $10 बचाने के लालच में उसने बोट किसी गैरकानूनी आदमी से किराए पर ली थी। उसने न तो अपनी कोई पहचान दर्ज करवाई थी और न ही उस आदमी का काम कानूनी था। ऐसे में अगर हम वापस भी नहीं पहुंचे तो बहुत कम संभावना है कि वह पुलिस के पास जाएगा या हमें ढूंढने आएगा। यह सुनकर लिसा बिल्कुल चुप हो जाती है। अब उसे समझ आ जाता है कि आखिर बोट इतनी जल्दी खराब क्यों हुई। सिर्फ थोड़े से पैसे बचाने की कोशिश ने पूरे परिवार की जान खतरे में डाल दी थी। निक कुछ देर सोचने के बाद कहता है कि वह तैरकर किनारे तक पहुंचने की कोशिश करेगा और वहां से मदद लेकर आएगा। लेकिन लिसा तुरंत उसे रोक देती है। वह कहती है कि यहाँ तक स्पीड बोट से आने में ही करीब 1 घंटा लगा था, तो इतनी लंबी दूरी तैरकर तय करना बिल्कुल संभव नहीं है। आखिरकार दोनों समझ जाते हैं कि अभी उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इसलिए मजबूरी में पूरा परिवार उसी सुनसान द्वीप पर रात बिताने का फैसला करता है। अगली सुबह तीनों की उम्मीद अभी भी बनी हुई थी। वे बार बार समुद्र की तरफ देखते रहते कि शायद कोई नाव या जहाज यहाँ से गुजर जाए। कुछ समय बाद सचमुच दूर समंदर में एक नाव दिखाई देती है। उसे देखकर निक, लिसा और एंडी पूरी ताकत से हाथ हिलाकर और जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगने लगते हैं। लेकिन वह नाव उनसे इतनी दूर होती है कि उनकी आवाज वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। कुछ ही देर में वह नाव उनकी नजरों से ओझल हो जाती है और उनकी उम्मीद भी एक बार फिर टूट जाती है। धीरे धीरे तीसरा दिन भी आ जाता है। लगातार धूप और पानी की कमी की वजह से एंडी के शरीर में डिहाइड्रेशन के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। निक पेशे से एक डॉक्टर था, इसलिए वह अच्छी तरह समझ रहा था कि बेटे की हालत कितनी गंभीर हो चुकी है। वह जानता था कि अगर जल्दी ही उन्हें पीने का पानी और मदद नहीं मिली तो एंडी ज्यादा से ज्यादा 2 दिन ही और जिंदा रह पाएगा। अब सिर्फ बैठकर किसी के आने का इंतजार करना मतलब अपनी मौत का इंतजार करना था। काफी सोचने के बाद निक एक फैसला करता है। वह खराब स्पीड बोट को फिर से समुद्र में धक्का देने का फैसला करता है। उसका सोचना था कि अगर वे उसी बोट में बैठकर समुद्र की लहरों के सहारे बहते रहें तो शायद किसी जहाज या मछुआरे की नजर उन पर पड़ जाए और उन्हें बचाया जा सके। बोट को पानी में उतारने से पहले निक बड़े बड़े पेड़ों के पत्ते तोड़कर बोट के ऊपर बिछा देता है ताकि तेज धूप से थोड़ा बचाव हो सके। इसके बाद तीनों बोट में बैठ जाते हैं और बोट लहरों के साथ बहने लगती है। लेकिन किस्मत अभी भी उनका साथ नहीं दे रही थी। पूरा एक दिन और पूरी एक रात वे समुद्र में बहते रहे। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। उन्हें न कोई जहाज दिखाई दिया, न कोई नाव और न ही कोई इंसान। उनकी सारी उम्मीदें धीरे धीरे खत्म होती जा रही थीं। सुबह होने पर निक की आंख खुलती है। जागते ही सबसे पहले वह अपनी पत्नी और बेटे को देखने लगता है। वह राहत की सांस लेता है जब उसे पता चलता है कि दोनों अभी भी जिंदा हैं। तभी उसकी नजर चारों तरफ जाती है और उसे एहसास होता है कि लहरें उनकी बोट को बहाकर किसी दूसरी सुनसान टापू के पास ले आई हैं।
निक अभी इस नई मुसीबत को समझ ही रहा होता है कि तभी दूर से उसे किसी इंजन की आवाज सुनाई देती है। पहले तो उसे लगता है कि शायद यह उसका भ्रम है, लेकिन जब वह ध्यान से आवाज की दिशा में देखता है तो सचमुच एक मछली पकड़ने वाली नाव उनकी तरफ आती दिखाई देती है। इस बार सबसे बड़ी राहत की बात यह होती है कि नाव में बैठे लोगों की नजर भी उन पर पड़ जाती है। वे उनकी मदद की पुकार सुन लेते हैं। कुछ ही देर में एक अश्वेत मछुआरा अपनी नाव लेकर उनके बिल्कुल पास आ जाता है। वह सबसे पहले निक को पानी की एक बोतल देता है। उस मछुआरे का नाम ओबामा था। निक, लिसा और एंडी थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं और उनकी हालत में थोड़ी राहत आती है। इसके बाद ओबामा कहता है कि वह तीनों को वापस कस्बे तक छोड़ देगा। इतना कहकर वह एंडी को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर अपनी मछली पकड़ने वाली नाव की तरफ चलने लगता है। लेकिन आधे रास्ते पहुंचते ही वह अचानक रुक जाता है। कुछ सेकंड तक वह वहीं खड़ा सोचता रहता है। अभी तक उसने इन लोगों की मदद सिर्फ इंसानियत के नाते की थी, लेकिन उसी पल उसके दिमाग में एक और ख्याल आता है। उसे लगता है कि शायद यह उसकी जिंदगी बदलने का सबसे बड़ा मौका हो सकता है। वह एंडी को अपने साथी के हाथों में दे देता है और फिर वापस मुड़कर निक के सामने आकर खड़ा हो जाता है। फिर वह ठंडे स्वर में कहता है, मैं तुम्हारे पूरे परिवार की जान बचा सकता हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे कुछ चाहिए। निक बिना देर किए जवाब देता है, बिल्कुल, तुम जो भी सही समझो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। शुरुआत में निक खुद ही कहता है कि वह उसे $10,000 देगा, लेकिन ओबामा के चेहरे पर कोई खुशी नहीं दिखाई देती। तब निक रकम बढ़ाकर $40,000 कर देता है और कहता है कि यही उनके परिवार की पूरी जमा पूंजी है। लेकिन ओबामा फिर भी संतुष्ट नहीं होता। वह साफ शब्दों में कहता है कि उसे $10 लाख चाहिए। निक यह सुनकर हैरान रह जाता है। वह कहता है, मैं तो बस एक छोटे से इलाके का डॉक्टर हूँ, मेरे पास $10 लाख कहां से आएंगे? लेकिन ओबामा उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। ओबामा गुस्से में निक से कहता है, तुम लोग यहाँ छुट्टियां मनाने आने में ही $10,000 खर्च कर सकते हो और मैं पूरे साल दिन रात मेहनत करने के बाद भी $3,000 तक नहीं कमा पाता। उसकी बात सुनकर निक के पास कोई जवाब नहीं बचता। तभी ओबामा साफ शब्दों में धमकी देता है, अगर मुझे पूरे $10 लाख नहीं मिले तो मैं तुम्हें, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बेटे को यहीं मरने के लिए छोड़ दूंगा। निक घबरा जाता है और उससे बहस करने की कोशिश करता है। वह बार बार समझाता है कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं, लेकिन ओबामा पर उसकी किसी बात का कोई असर नहीं होता। आखिर में मजबूर होकर निक कहता है कि वह अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से पैसे जुटाने की कोशिश करेगा। यह सुनकर ओबामा सिर हिलाता है, लेकिन अगले ही पल वह जमीन पर पड़ी एक नाव चलाने वाली पतवार उठा लेता है। जब निक की आंख खुलती है तो वह खुद को मछली पकड़ने वाली नाव पर बंधा हुआ पाता है। उसके हाथ पैर रस्सियों से कसकर बांधे गए थे। वह तुरंत अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढने लगता है, लेकिन वे दोनों कहीं दिखाई नहीं देते। घबराकर वह ओबामा से पूछता है कि लिसा और एंडी कहाँ हैं? ओबामा शांत आवाज में कहता है कि उसकी पत्नी और बेटा अभी भी उसी सुनसान द्वीप पर हैं। फिलहाल वह सिर्फ निक को अपने साथ शहर ले जा रहा है ताकि वह बैंक से पैसे निकाल सके। ये सुनते ही निक का गुस्सा फूट पड़ता है। उसे समझ आ जाता है कि जिसे वह अपना बचाने वाला समझ रहा था, वह असल में एक खतरनाक अपराधी है जिसने उसके पूरे परिवार को बंधक बना लिया है। कुछ समय बाद नाव किनारे पहुंच जाती है। ओबामा हर वक्त निक पर नजर रखता है और उसे फोन करने के लिए कहता है। निक अपने बड़े भाई, दोस्तों और बाकी रिश्तेदारों को एक एक करके फोन लगाता है, लेकिन कोई फोन नहीं उठाता। कोई मदद करने की हालत में नहीं होता तो कोई इतनी बड़ी रकम देने से साफ मना कर देता है। काफी कोशिशों के बाद भी निक सिर्फ $1,50,000 ही उधार जुटा पाता है। इसके अलावा उसके अपने $40,000 भी थे, यानी दोनों मिलाकर कुल $1,90,000 ही इकट्ठा हो पाते हैं। इसके बाद दोनों बैंक पहुंचते हैं। निक अपने खाते की रकम का सबूत ओबामा को दिखाता है और धीरे से कहता है, मेरे पास सिर्फ यही $1,90,000 है। अब या तो ये पैसे लेकर मेरे परिवार को छोड़ दो या फिर जो होगा देखा जाएगा। ओबामा कुछ देर सोचता है। वह बैंक के अंदर कोई हंगामा नहीं करना चाहता था। ऊपर से $1,90,000 भी कोई छोटी रकम नहीं थी। आखिरकार वह हामी भर देता है। निक तुरंत पूरी रकम ओबामा के खाते में ट्रांसफर कर देता है। पैसे मिलने के बाद दोनों वापस नाव की तरफ लौटते हैं। तय हुआ था कि अब वे उसी सुनसान द्वीप पर जाएंगे और लिसा वेंडी को वापस लेकर आएंगे। लेकिन तभी ओबामा एक अजीब बात करता है। वह निक से कहता है कि वह दूसरी नाव अकेले चलाए। निक को इसमें कुछ खास गलत नहीं लगता। वह दूसरी नाव के केबिन में जाकर बैठ जाता है, लेकिन जैसे ही वह अंदर पहुंचता है, ओबामा बाहर से केबिन का दरवाजा बंद करके उसे लॉक कर देता है। निक तुरंत दरवाजा पीटते हुए पूछता है कि यह क्या कर रहे हो? ओबामा बाहर से जवाब देता है, घबराओ मत, ये सिर्फ सबकी सुरक्षा के लिए है। जैसे ही हम द्वीप पर पहुंचेंगे मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। निक को उसकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन उसके पास चुप रहने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। आखिर दोनों नावें फिर से समुद्र की तरफ चल पड़ती हैं। धीरे धीरे वे खुले समंदर में पहुंच जाती हैं। तभी अचानक ओबामा अपनी नाव से हाथ हिलाकर इशारा करता है कि निक अपनी नाव रोक दे।
निक समझ नहीं पाता कि वह क्या चाहता है, फिर भी वह इंजन बंद कर देता है। कुछ ही देर में ओबामा अपनी नाव उसकी नाव के बिल्कुल पास ले आता है, लेकिन अगले ही पल वह हाथ में एक बड़ा मछली मारने वाला भाला लेकर निक की नाव पर छलांग लगा देता है। निक यह देखकर पूरी तरह घबरा जाता है। निक तुरंत घबराकर उससे कहता है, रुको, ऐसा मत करो, मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारी शिकायत कभी पुलिस से नहीं करूंगा, मैं किसी को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन ओबामा उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। यहाँ तक कि उसका अपना साथी भी यह सब देखकर परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि अब पैसे मिल चुके हैं, इसलिए निक को मारना बिल्कुल गलत होगा। वह आगे बढ़कर ओबामा को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ओबामा उसे गुस्से से डांटकर पीछे हटा देता है। इसके बाद वह ठंडी आवाज में कहता है, सिर्फ मरे हुए लोग ही कोई राज बाहर नहीं बताते। इतना कहकर वह अपने हाथ में पकड़े भाले से निक की नाव के निचले हिस्से में जोर से वार कर देता है। नाव में बड़ा छेद हो जाता है और समुद्र का पानी तेजी से अंदर भरने लगता है। अपना काम पूरा करके ओबामा वापस अपनी नाव पर कूद जाता है। उधर निक लगातार दरवाजा पीटता रहता है। वह चिल्लाकर रहम की भीख मांगता है और बाहर निकलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन बाहर से बंद दरवाजा किसी भी तरह नहीं खुलता। कुछ ही पलों में पानी केबिन के अंदर भरना शुरू हो जाता है। पानी लगातार ऊपर चढ़ता जाता है और देखते ही देखते पूरी नाव समुद्र में डूबने लगती है। ओबामा अपनी नाव पर खड़ा यह सब बिना किसी भावना के देखता रहता है। वह तब तक वहीं खड़ा रहता है जब तक निक की नाव पूरी तरह समुद्र के अंदर गायब नहीं हो जाती। उसके बाद ही वह अपने साथी से पूरी रफ्तार से वहां से निकल जाने के लिए कहता है, लेकिन समुद्र के नीचे निक अभी जिंदा था। मौत बिल्कुल सामने देखकर उसके अंदर जिंदा रहने की जबरदस्त चाह जाग उठती है। वह तेजी से इधर उधर नजर दौड़ाता है और तभी उसकी नजर नाव के अंदर लगे एक भारी लोहे के डंडे पर पड़ती है। वह पूरी ताकत लगाकर उसे हिलाता है। कई कोशिशों के बाद आखिर वह डंडा अपनी जगह से निकल आता है। निक उसी लोहे के डंडे से केबिन के दरवाजे में लगी कांच की खिड़की पर पूरी ताकत से वार करना शुरू कर देता है। 1, 2, 3 कई वार करने के बाद आखिरकार कांच टूट जाता है। कांच टूटते ही निक बिना एक पल गंवाए उसी छोटे से टूटे हुए हिस्से से खुद को बाहर निकाल लेता है। अब उसके फेफड़ों में सांस लगभग खत्म हो चुकी थी। वह पूरी ताकत लगाकर ऊपर की तरफ तैरने लगता है। कुछ सेकंड बाद वह आखिरकार समुद्र की सतह पर पहुंच जाता है और जोर जोर से सांस लेने लगता है, लेकिन अब उसके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। वह इतना थक चुका था कि किनारे की तरफ तैरने की भी हिम्मत नहीं थी, इसलिए वह खुद को बस पानी के सहारे तैरता रहने देता है। किस्मत से करीब कुछ दर्जन मिनट बाद वहां से कुछ पर्यटक अपनी नाव में गुजर रहे होते हैं। उनकी नजर निक पर पड़ जाती है और वे तुरंत उसे पानी से बाहर निकालकर उसकी जान बचा लेते हैं। रात होने पर निक पुलिस के साथ बैठा होता है। पुलिस उसे बताती है कि इस समुद्री इलाके में 100 से भी ज्यादा छोटे बड़े द्वीप हैं। उन सभी की तलाशी लेने में कई हफ्ते लग सकते हैं। पुलिस यह भी कहती है कि निक ने जिस द्वीप का बताया है उसके बारे में जानकारी बहुत कम है, इसलिए यह पता लगाना लगभग नामुमकिन है कि उसका परिवार आखिर किस द्वीप पर फंसा हुआ है। इसी दौरान पुलिस चीफ निक को अलग ले जाता है और उससे कुछ ऐसे सवाल पूछने लगता है जो काफी अपमानजनक होते हैं। तभी निक को समझ आता है कि पुलिस चीफ को उसकी बातों पर भरोसा ही नहीं है। वह मन ही मन यह शक कर रहा है कि कहीं निक ने अपनी पत्नी और बेटे की हत्या करके पूरी झूठी कहानी तो नहीं बना दी। यह एहसास होते ही निक के अंदर गुस्सा भर जाता है, लेकिन वह किसी तरह खुद को शांत रखता है और कोई हंगामा नहीं करता। पुलिस चीफ के कहने पर निक वापस अपने होटल लौट आता है, लेकिन ऐसी हालत में उसे नींद कैसे आती। उसकी पत्नी और बेटा न जाने किस हालत में उस सुनसान द्वीप पर पड़े थे। वह बार बार यही सोचता रहता है कि अगर पुलिस कुछ नहीं कर रही तो उसे खुद ही कुछ करना होगा। काफी देर सोचने के बाद वह इस नतीजे पर पहुंचता है कि सबसे पहले उन दोनों मछुआरों को ढूंढना होगा। अगर वे मिल गए तो उनसे उस द्वीप का पता जरूर निकलवाया जा सकता है। निक फिर से पुलिस चीफ के पास जाता है और उससे कहता है कि उन दोनों मछुआरों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, लेकिन पुलिस चीफ उसकी बात साफ मना कर देता है। वह कहता है कि बिना ठोस सबूत के वह इतनी बड़ी पुलिस फोर्स सिर्फ किसी शक के आधार पर नहीं लगा सकता, और अगर मछुआरे मिल भी गए तब भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वे निक की पत्नी और बेटे का ठिकाना बताएंगे। अब निक समझ जाता है कि पुलिस के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होने वाला, इसलिए वह खुद ही उन मछुआरों को ढूंढने निकल पड़ता है। सबसे पहले उसके दिमाग में मछली बाजार का ख्याल आता है। उसे लगता है कि वहाँ के लोग शायद उन मछुआरों को पहचानते हों, लेकिन जब वह वहाँ पहुँचता है तब तक काफी रात हो चुकी होती है और पूरा बाजार बंद हो चुका होता है। उसी समय वहाँ सफाई कर रहा एक कर्मचारी उससे कहता है कि बंदरगाह पर एक काले रंग की वैन चलाने वाला ड्राइवर है जो इलाके के ज्यादातर मछुआरों को पहचानता है। अगर किसी को उनके बारे में जानकारी हो सकती है तो शायद वही आदमी बता पाएगा। निक तुरंत टैक्सी लेकर बंदरगाह पहुंचता है
और उस ड्राइवर को ढूंढ निकालता है, लेकिन वह आदमी भी ओबामा को नहीं पहचानता। हालांकि वह निक को एक और सुराग देता है। वह बताता है कि शहर में एक बार है जहां रात के समय बहुत से मछुआरे शराब पीने आते हैं, शायद वहां जाकर कुछ पता चल जाए। निक बिना देर किए फिर टैक्सी पकड़कर उस बार पहुंच जाता है। वहां दरवाजे पर खड़े लोगों से वह ओबामा के बारे में पूछता है। उनमें से एक आदमी अंदर बैठे नीली शर्ट पहने व्यक्ति की तरफ इशारा करके कहता है वही है। लेकिन इससे पहले कि निक उससे ठीक तरह बात कर पाता, बात बिगड़ जाती है और उसे वहां से कोई खास जानकारी नहीं मिलती। मजबूर होकर वह पुलिस चीफ को फोन करता है और पूछता है कि क्या खोजबीन में कोई नई जानकारी मिली है, लेकिन पुलिस चीफ उसकी बात का जवाब देने के बजाय यह पूछने लगता है कि वह इतने समय से होटल से बाहर क्या कर रहा है। वह तुरंत उसे होटल लौटने का आदेश देता है। असल में पुलिस चीफ अभी भी निक पर शक कर रहा था। उसे डर था कि कहीं निक शहर छोड़कर भाग न जाए। निक के पास बेकार की बहस करने का बिल्कुल समय नहीं था। वह बिना कुछ बोले फोन काट देता है, फिर वापस टैक्सी में जाकर बैठ जाता है। उसका दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। टैक्सी ड्राइवर उससे पूछता है कि अब कहाँ चलना है। निक के पास कोई जवाब नहीं होता। वह सिर्फ उसे $100 देता है और कहता है कि थोड़ा और इंतजार करे। इसी दौरान अचानक उसकी नजर ड्राइवर के हाथ पर पड़े एक पुराने टांके के निशान पर जाती है। वह निशान देखते ही उसे अचानक याद आता है कि ओबामा के हाथ पर भी बिल्कुल ऐसा ही सिला हुआ निशान था। तभी उसके दिमाग में एक नया विचार आता है। वह सीधे शहर के इकलौते इमरजेंसी सर्जरी अस्पताल पहुंच जाता है। उसके अपने पैर में भी चोट लगी हुई थी, इसलिए इलाज के बहाने वह अंदर पहुंच जाता है। जब डॉक्टर उसके पैर पर टांके लगा रहा होता है, तभी निक धीरे धीरे उससे ओबामा के बारे में पूछना शुरू करता है। शुरुआत में डॉक्टर साफ मना कर देता है। वह कहता है कि वह किसी मरीज की निजी जानकारी नहीं दे सकता। तब निक उसे अपनी पूरी कहानी बताता है। वह कहता है कि उसकी पत्नी और बेटा मौत और जिंदगी के बीच फंसे हुए हैं और अगर उसे जल्दी जानकारी नहीं मिली तो शायद वे दोनों बच नहीं पाएंगे। निक की बात सुनकर डॉक्टर का दिल पिघल जाता है। वह बिना कुछ कहे कमरे का पर्दा खींच देता है और कुछ देर के लिए बाहर चला जाता है। जैसे ही डॉक्टर बाहर जाता है, निक तुरंत पास रखे कंप्यूटर के सामने बैठ जाता है और अस्पताल के रिकॉर्ड खंगालने लगता है। कुछ ही मिनटों में उसे एक मरीज की फाइल मिल जाती है जिसमें हाथ पर टांके लगने का रिकॉर्ड दर्ज था। उस मरीज का नाम मिगेल लिखा होता है। निक तुरंत समझ जाता है कि यही ओबामा का असली नाम है। वह जल्दी से उसकी फाइल में लिखा घर का पता अपने मोबाइल में फोटो खींचकर सेव कर लेता है। वहां से निकलते समय वह चुपके से एक सर्जिकल चाकू भी अपने साथ रख लेता है और फिर टैक्सी लेकर सीधे मिगेल के घर की तरफ निकल पड़ता है। निक कुछ ही देर में मिगेल के घर पहुंच जाता है। वह दरवाजा खटखटाता है। अंदर से एक औरत की आवाज आती है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। निक दोबारा आवाज लगाता है, फिर भी कोई जवाब नहीं मिलता। उसे लगता है कि शायद जानबूझकर दरवाजा नहीं खोला जा रहा है। आखिरकार वह जबरदस्ती दरवाजा तोड़कर घर के अंदर घुस जाता है। अंदर जाते ही एक औरत उससे कहती है कि उसे नहीं पता मिगेल कहाँ है। वह बार बार हाथ जोड़कर निक से गुजारिश करती है कि वह उसे और उसके बच्चों को कोई नुकसान न पहुंचाए। निक समझ जाता है कि उससे पूछने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वह खुद पूरे घर में तलाश शुरू कर देता है। तलाशी लेते लेते उसकी नजर दीवार पर टंगी एक फोटो पर पड़ती है। फोटो में वही मछुआरा दिखाई देता है जिसने उसके परिवार को बंधक बनाया था। फोटो में उसकी मछली पकड़ने वाली नाव भी साफ दिखाई दे रही थी और उस पर नाव का रजिस्ट्रेशन नंबर भी लिखा हुआ था। निक तुरंत अपना मोबाइल निकालकर उस फोटो की तस्वीर खींच लेता है। उसी समय घर का दरवाजा खुलता है और मिगेल अंदर आ जाता है। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को घूरते रहते हैं। फिर बिना कुछ बोले निक सीधा उस पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। मिगेल का शरीर दुबला पतला था, इसलिए वह निक का ज्यादा देर तक सामना नहीं कर पाता। कुछ ही देर में निक उसे नीचे गिराकर पूरी तरह काबू में कर लेता है और गुस्से में उसकी जमकर पिटाई करने लगता है। तभी अचानक मिगेल की पत्नी हाथ में एक फिश गन लेकर वहां आ जाती है और निक पर तान देती है। वह निक को तुरंत हाथ ऊपर करने के लिए कहती है। एक पल में पूरा खेल पलट जाता है। निक मजबूरी में हाथ ऊपर कर देता है, लेकिन तभी पास से एक छोटी बच्ची बाहर निकल कर आती है। मौका देखते ही निक उसे पकड़ लेता है और उसे अपने सामने ढाल बनाकर खड़ा हो जाता है। अब मजबूर होकर मिगेल और उसकी पत्नी अपने हथियार नीचे कर देते हैं। इसी दौरान अचानक फिश गन चल जाती है और उसका भाला बाहर निकल जाता है। अगले ही पल मिगेल पूरी ताकत से निक पर झपट पड़ता है। दोनों फिर जमीन पर गिर जाते हैं। मिगेल दोनों हाथों से निक का गला दबाने लगता है। निक एक डॉक्टर था जिसकी पूरी जिंदगी लोगों की जान बचाने में बीती थी, लेकिन हालात उसे इस मुकाम तक ले आए थे जहां उसे अपनी जान बचाने के लिए किसी की जान लेनी पड़ सकती थी। इस मानसिक दबाव को वह और नहीं झेल पाता और आखिरकार बेहोश होकर वहीं गिर पड़ता है। उसी समय घर के अंदर से एक गंभीर रूप से बीमार बच्चा बाहर आता है और यह पूरा दृश्य अपनी आंखों से देखता है। तभी पहली बार साफ होता है कि मिगेल इतनी बड़ी रकम पाने के लिए किसी भी हद तक क्यों चला गया था। वह अपने बीमार बच्चे का इलाज करवाने के लिए पैसों का इंतजाम करना चाहता था,
कुछ समय बाद निक की आंख अस्पताल के बेड पर खुलती है। होश में आते ही वह देखता है कि उसके हाथों में हथकड़ी लगी हुई है। तभी पुलिस चीफ कमरे के अंदर आता है और निक पर हत्या का आरोप लगा देता है। निक बार बार समझाने की कोशिश करता है कि उसने जो कुछ किया वह सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए किया था, लेकिन पुलिस चीफ उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। इतना ही नहीं, अब पुलिस चीफ को पूरा यकीन हो चुका था कि निक की पत्नी और बेटे के द्वीप पर फंसे होने वाली कहानी पूरी तरह झूठ है। इसी वजह से उसने उनकी तलाश के लिए चल रहा पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन भी बंद करने का आदेश दे दिया। यह सुनते ही निक के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अगर वह अब भी पुलिस के भरोसे बैठा रहा तो उसकी पत्नी और बेटा कभी नहीं बच पाएंगे। इसलिए वह एक बहुत बड़ा जोखिम उठाने का फैसला करता है। अचानक मौका देखकर वह पास खड़े एक पुलिस वाले पर हमला कर देता है। उसके हाथ से पिस्तौल छीन लेता है और उसी पिस्तौल से बाकी पुलिस वालों को धमकाकर अपनी हथकड़ी खुलवा लेता है। इसके बाद निक अस्पताल से भाग निकलता है। अब वह सिर्फ अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा इंसान नहीं था, बल्कि पुलिस की नजर में एक फरार अपराधी बन चुका था। अगले दिन निक का सिर्फ एक ही मकसद था, किसी भी तरह मिगेल के उस साथी को ढूंढना जो उस दिन उसके साथ नाव पर मौजूद था। निक को पूरा यकीन था कि वही आदमी उस सुनसान द्वीप का पता जानता है जहां लिसा और एंडी अभी भी फंसे हुए हैं। इसी उम्मीद के साथ वह सीधे पोर्ट अथॉरिटी पहुंचता है। वहां वह मिगेल की मछली पकड़ने वाली नाव का रजिस्ट्रेशन नंबर देकर जानकारी निकालने की कोशिश करता है। उसका इरादा यह पता लगाने का था कि वह नाव किस घाट पर खड़ी रहती थी, लेकिन जानकारी मिलने के बाद उसकी उम्मीद फिर टूट जाती है। उसे पता चलता है कि जिस घाट पर वह नाव खड़ी रहती थी उसकी पार्किंग की अवधि ठीक एक दिन पहले ही खत्म हो चुकी थी। यानी अब वह नाव वहां नहीं थी और किसी को नहीं पता था कि उसे कहां ले जाया गया है। पोर्ट अथॉरिटी से बाहर निकलते ही निक देखता है कि पूरे शहर में पुलिस उसकी तलाश कर रही है। कई जगह पुलिस की गाड़ियां खड़ी थीं और उसकी तस्वीर दिखाकर लोगों से पूछताछ की जा रही थी। अपनी पहचान छिपाने के लिए निक जल्दी से सामने खड़ी एक बस में चढ़ जाता है। अब उसकी हालत ऐसी हो चुकी थी कि एक तरफ उसके परिवार तक पहुंचने का इकलौता सुराग भी खत्म हो चुका था और दूसरी तरफ पूरी पुलिस उसके पीछे पड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे हर रास्ता उसके लिए बंद हो चुका हो। लेकिन तभी किस्मत एक बार फिर उसका साथ देती है। बस के पीछे बैठे एक आदमी पर उसकी नजर पड़ती है। वह कोई और नहीं बल्कि मिगेल का वही साथी था जो उस दिन नाव पर मौजूद था। उधर उस आदमी की नजर भी निक पर पड़ जाती है। निक को देखते ही वह घबरा जाता है और बस रुकते ही तुरंत नीचे उतरकर भागने लगता है। निक भी बिना देर किए उसके पीछे दौड़ पड़ता है, लेकिन उसके पैर में लगी चोट अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। वह पूरी ताकत लगाने के बावजूद उस आदमी की बराबरी नहीं कर पा रहा था। दौड़ते दौड़ते वह लगातार उससे गुहार लगाता रहता है कि रुक जाओ, मुझे सिर्फ अपने परिवार तक पहुंचना है। कुछ दूर भागने के बाद वह आदमी आखिरकार रुक जाता है। शायद उसके मन में पहले से ही अपराध बोध था। आखिर जब मिगेल निक को समुद्र में डुबोकर मारना चाहता था तब उसी आदमी ने उसे रोकने की कोशिश भी की थी। अब जब दोनों आमने सामने खड़े होते हैं तो निक देखता है कि वह आदमी खुद भी बुरी तरह घायल है। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। निक तुरंत आसपास खड़े एक ड्राइवर से कहता है कि जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, लेकिन ड्राइवर जवाब देता है कि उसके पास मोबाइल फोन ही नहीं है। निक कुछ पल के लिए बिल्कुल असहाय हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि पहले क्या करे। तभी वह अपनी जेब से एक नक्शा निकालता है और उस आदमी के सामने रख देता है। वह उससे कहता है, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो बस इस नक्शे पर बता दो कि मेरी पत्नी और बेटा किस द्वीप पर हैं। आदमी कुछ सेकंड तक चुप रहता है, फिर आखिरकार कांपते हुए हाथ से नक्शे पर एक जगह की तरफ इशारा कर देता है। बस निक को यही चाहिए था। अब आखिरकार उसे उस द्वीप का सही पता मिल चुका था। निक तुरंत उस ड्राइवर से उसकी गाड़ी उधार ले लेता है और पूरी रफ्तार से बंदरगाह की तरफ निकल पड़ता है। वह जैसे ही कार में बैठने वाला होता है तभी पीछे से उस घायल आदमी की दर्द भरी चीख सुनाई देती है। लेकिन इस समय निक के सामने सिर्फ एक ही चीज थी, अपने परिवार की जान बचाना। अस्पताल और बंदरगाह दोनों की दिशा बिल्कुल अलग अलग थी और अगर वह अस्पताल जाता तो शायद बहुत देर हो जाती। कुछ ही देर बाद निक बंदरगाह पहुंच जाता है। वहां वह बंदूक के दम पर एक अमीर लड़के की लग्जरी यॉट छीन लेता है, फिर उस नक्शे में मिले कोऑर्डिनेट्स सिस्टम में डालता है, यॉट में पूरा ईंधन भरवाता है और बिना एक पल गंवाए उस सुनसान द्वीप की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन वह ज्यादा दूर भी नहीं पहुंचा था कि पीछे से समुद्री पुलिस उसकी नाव का पीछा करने लगती है। लाउड स्पीकर पर बार बार ऐलान किया जाता है कि वह तुरंत अपनी नाव रोक दे। निक उनकी बात बिल्कुल नहीं मानता। लगातार 3 चेतावनियों के बाद समुद्री पुलिस सीधे उसकी नाव पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है।
गोलियां चलते ही निक तुरंत झुककर डेक पर लेट जाता है और खुद को बचाने की कोशिश करता है। एक पल के लिए उसके मन में आता है कि वह भी पुलिस पर गोली चला दे, लेकिन अगले ही पल वह खुद को रोक लेता है। वह अपराधी नहीं बनना चाहता था, इसलिए वह अपनी पिस्तौल उठाकर सीधे समुद्र में फेंक देता है। उसी समय उसकी नजर स्पीड कंट्रोल पर पड़ती है। उसे एहसास होता है कि यॉट अभी अपनी पूरी रफ्तार से नहीं चल रही है। वह तुरंत कंट्रोल लीवर को पूरी तरह आगे धकेल देता है। अगले ही पल यॉट तेजी से आगे बढ़ने लगती है और कुछ ही देर में समुद्री पुलिस काफी पीछे छूट जाती है। आखिरकार निक उस सुनसान द्वीप पर पहुंच जाता है। इस बार न कोई नई मुसीबत आती है और न ही कोई उसे रोकने वाला होता है। कई दिनों की तलाश और संघर्ष के बाद वह आखिर अपनी पत्नी लिसा और बेटे एंडी तक पहुंच जाता है। लिसा पूरी तरह बेहोश पड़ी होती है। निक उसे थोड़ा सा पानी पिलाता है। कुछ देर बाद लिसा धीरे धीरे होश में आ जाती है, लेकिन एंडी की हालत उससे भी ज्यादा गंभीर थी। निक तुरंत एक डॉक्टर की तरह काम करना शुरू कर देता है। वह एंडी को कृत्रिम सांस देता है, उसके सीने पर दबाव डालता है और लगातार उसे बचाने की कोशिश करता रहता है। काफी देर की मेहनत के बाद आखिर एंडी भी सांस लेने लगता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद निक एंडी को उठाकर यॉट तक ले जाता है। फिर वह वापस लिसा को उठाने आता है, लेकिन इतने दिनों की भूख, प्यास और लगातार संघर्ष की वजह से उसके शरीर की सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। वह लिसा को गोद में उठाकर कुछ ही कदम चल पाता है कि अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वह वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। उसी समय आसमान में पुलिस का हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। आखिरकार मदद वहां पहुंच चुकी थी। यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती